अध्याय 21। मेरे अधीनस्थ बनो, मुझे अपना स्वामी मानकर चलो, मेरे प्रति वफादारी की शपथ लो। मो चेन समेत सभी लोगों की आंखें इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कुछ शिष्यों ने इस आदमी को पहचान लिया और वे डर के मारे पीछे हट गए और डर और सदमे में बुदबुदाने लगे, वह वांग ऐशन। क्या वह वांग ऐशन है? मो चेन ने अविश्वास से जोर से पूछा। उसके मन में ऐशन संप्रदाय का एक नया शामिल हुआ कमजोर शिष्य था। हालांकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो किसी नवजात आत्मा क्षेत्र साधक जैसी थी। कोई भी बता सकता था कि वह कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि एक अनुभवी साधक था। हालांकि जल्द ही उसने अपना मन शांत किया और सीधे सोचा, तो क्या हुआ अगर वह मेरी अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है? हम संख्या में उससे काफी ज्यादा हैं, क्या वह हम सबको हरा सकता है? उसकी आंखें एक षड्यंत्रकारी मुस्कान के साथ सिकुड़ गईं। जरा रुको, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे घर में इस तरह से घुसने का क्या नतीजा होगा। बिना कुछ कहे मो चेन ने अपने मातहतों को आंखों से एशियन पर हमला करने का इशारा किया। सभी ने जवाब में सिर हिलाया। कुछ ने अपने हथियार निकाल लिए, कुछ नंगे हाथ। उनके सारे हथियार और हाथ आग में लिपटे हुए थे और वे धीरे धीरे एशियन की ओर बढ़ने लगे। कोई भी ऐसे प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं करना चाहता था जिसकी ताकत अज्ञात हो। वे चाहते थे कि कोई पहले हमला करे ताकि वे एशियन की ताकत देख सकें। दूसरी ओर एशियन शांत दिख रहा था। उसने रेन ली और मो क्यू को जाने दिया, जिसके परिणामस्वरूप वे जमीन पर बेहोश पड़े थे। एशियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मो चेन के निकटतम अधीनस्थ की ओर इशारा किया। वह एक आंतरिक शिष्य था जिसके हाथों में तलवार थी। उसकी इस हरकत को देखकर सभी अधीनस्थ सावधानी और आश्चर्य में एक कदम पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही एशियन की ओर अपना मार्च जारी रखा, उसे घेरने का प्रयास किया। एशियन ने उनकी रणनीति से अनभिज्ञता जताते हुए अपने हाथ से बंदूक का इशारा किया। उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली सामने वाले आंतरिक शिष्य की ओर इशारा कर रही थी, जबकि अन्य दो उंगलियां उसकी ओर इशारा कर रही थीं। उसका अंगूठा सीधा खड़ा था, जो हॉल की छत की ओर इशारा कर रहा था। अधीनस्थों ने अपना मार्च जारी रखा, जबकि एशियन ने अपने अंगूठे को मोड़ा। उसी तरह आंतरिक शिष्य की ओर इशारा करते हुए उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी, गोली मारो। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी उंगलियों से ठंडे अंधेरे की एक केंद्रित किरण निकली, जो पीछे आड़ू के फूलों की छोटी पंखुड़ियों का एक निशान छोड़ गई। किरण इतनी तेज थी कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पाया, केवल पीछे छोड़े गए निशान को ही देख पाया। निशान पर चलते हुए सबकी नजरें भीतरी शिष्य के घुटने पर रुक गईं, जिसमें एक छेद था। भीतरी शिष्य अपने घुटने को देखते हुए अविश्वास और आश्चर्य से भरा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर अपने घुटने पर पड़ी जिसमें एक छेद था, दर्द शुरू हो गया और उसका शरीर ठंडा पड़ गया तथा उसकी शक्ति खत्म हो गई। उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो जाने के कारण उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं और वह एक धमाके की आवाज के साथ बेहोश हो गया। इस दृश्य को देखकर लगभग सभी की पुतलियां भय और अविश्वास से बड़ी हो गईं और वे भयभीत भाव से पूछने लगे, वह क्या था? अभी क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसकी उंगलियों से कुछ छूट गया जो जियाओ सेन के घुटने में घुस गया। मुझे लगता है कि यह एक कौशल है। उनकी बात सुनकर मो चेन अविश्वास भरे भाव से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, ये किस तरह का अतिशक्तिशाली कौशल है? क्या वह हमारे सिर पर निशाना साधकर हम सबको मार नहीं सकता? ये शब्द आग में घी का काम कर गए और सबके मन में यह संभावना घर कर गई। उसके अधीनस्थ, जो पहले से ही इस हास्यास्पद कौशल से भयभीत थे, अपनी मृत्यु की संभावना से और भी भयभीत हो गए। वे एक दूसरे को देखते रहे, बस भाग जाना चाहते थे। वे आज एशियन के हाथों मरना नहीं चाहते थे। माफ करना वरिष्ठ भाई चेन, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। एक युवा आंतरिक शिष्य ने मो चेन के घर से भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया। किसी को भागते देख झिझकते शिष्यों ने भी अपनी झिझक छोड़ दी और अपनी जान बचाकर भाग निकले। उनके अनुसार भागने वाले वे पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह युवा शिष्य था। अगर मो चेन किसी को दोषी ठहराता तो वह उससे ही ठहराता। वे बस एक और दिन देखने के लिए जीना चाहते थे। अधिकांश शिष्य भाग गए। कमरे में केवल 6 लोग ही बचे। एशियन, मो चेन, वे 2 सुंदर मुख्य शिष्य और बेहोश रेनली और मो क्यूई। हरामजादे, मो चेन ने गुस्से में दांत पीसते हुए धीरे से कहा। वह 2 सुंदर शिष्यों की ओर मुड़ा और उनसे मदद करने का अनुरोध किया। बहन वुयाओ और बहन लिंगशी, कृपया मेरी मदद करें। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने आज मुझे बचा लिया तो मैं भविष्य में आपको परेशान नहीं करूंगा। जिया वुयाओ एक प्रमुख शिष्या थी, जिसके बाल स्याह काले, आंखें चॉकलेटी भूरी और आकर्षक शरीर था।
उसका माथा उसके उभरे हुए बालों से ढका हुआ था। उसकी सुडौल काया को उसने फीनिक्स फेदर सैक्ट शिष्या की वर्दी पहनाई थी, जिससे वह और भी निखर रही थी। उसके कंधे दिखाई दे रहे थे क्योंकि वर्दी उसके विशाल स्तनों को ढकने की कोशिश कर रही थी। हुआन लिंशी भी एक प्रमुख शिष्या थी, जिनके गहरे गुलाबी बाल उनकी पीठ पर हल्के गुंडराले बालों में बिखरे हुए थे। उनकी आंखें गहरी मखमली भूरी थीं और उनकी त्वचा में एक गर्म सुनहरी चमक थी। गहरे लाल रंग की संप्रदाय की शिष्या की वर्दी में उनकी चाल सहज और आकर्षक थी। वह एक परिपक्व महिला थी, जिनका शरीर सुडौल और कामुक था। दोनों की तस्वीरें डिस्कॉर्ड में उनके अनुरोध पर दोनों के चेहरे पर घृणा का भाव था। क्या कुछ मिनट पहले तक वह सर्वशक्तिमान नहीं थे? हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वे मो चेन के चंगुल से आजादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके अनुरोध पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। वे आगे बढ़े और मो चेन के सामने खड़े होकर वांग एशन को घूरने लगे। जिया वुयाओ ने थोड़ा झुककर विनम्रता से अनुरोध किया, साथ ही शिष्य, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आज ही चले जाएं। हम जानते हैं कि आप यहां गलत नहीं हैं, हालांकि आज हमें इस कमीने की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये शब्द सुनकर मो चेन की भौहें तन गईं, फिर भी वो चुप रहा। उसे आज ही जाना था, फिर वो अपने परिवार से शिकायत कर सकता था और एशन को दबाने में उनकी मदद ले सकता था। एशन, जो अब तक गुस्से से भरा हुआ था, दोनों सुंदरियों की सराहना करने से खुद को नहीं रोक सका, हालांकि वे उसे इस मूर्ख को दंडित करने से नहीं रोक सके। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, उसके सामने विभिन्न सूचनाएं प्रकट हो गईं। डिंग। होस्ट, जिया वुयाओ नायक हान यूजिन की प्रेमिका है, जो उसे नायिका बनाती है। डिंग। होस्ट, हुआन लिंगजी नायक हान यूजिन की प्रेमिका है, जो उसे नायिका बनाती है। डिंग। होस्ट, मो चेन नायक हान यूजिन के जीवन का एक छोटा खलनायक है, जो उसे एक साथी खलनायक के रूप में चिन्हित करता है। ये नोटिफिकेशन पढ़कर एशन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा, मुझे हैरानी है कि यूजिन ने इन दोनों हसीनाओं को अकेला कैसे छोड़ दिया। लगता है उसने उन्हें मो चेन के चंगुल से छुड़ाकर उनका दिल जीतने की योजना बनाई थी। सिर हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ कि मैं यहाँ हूँ। अब उसकी योजना बदल गई थी। पहले उसने मो चेन और उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारने की योजना बनाई थी। अगर वे मो चेन की चेतावनी के बाद भी उसकी मदद करने पर अड़ी रहती, तो वह इन दोनों सुंदरियों को भी मार डालता। हालांकि अब उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी और उसने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। चूंकि मो चेन उसे अपना अधीनस्थ बनाना चाहता था, इसलिए एशियन भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। वह अपने पिछले गुस्से से शांत होकर वुयाओ की ओर मुस्कुराते हुए बोला, बहन वुयाओ, मैंने आपकी सुंदरता के बारे में सुना है, हालांकि ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया। मैं आप जैसी खूबसूरत महिला से लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आप मुझे भाई चेन से अकेले में बात करने दें। क्या? मो चेन अविश्वास से आंखें फाड़कर चिल्लाया और अंदर ही अंदर दहाड़ा, ऐसी स्थिति में कौन फ्लर्ट करता है? क्या अभी कुछ देर पहले तक वो मेरी जान के पीछे नहीं पड़ा था? अब वो क्यों मुस्कुरा रहा है? वुयाओ के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी और उसके गालों पर लालिमा दिखाई दे रही थी। हालांकि उसने इसे सभी की आंखों से छिपाते हुए विनम्रता से पूछा, अगर हम आपको उससे बात करने की अनुमति देते हैं तो क्या होगा यदि आप उसे मार देते हैं? एशन ने समझ में आने के लिए सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी 3 उंगलियां छत की ओर इशारा करते हुए गंभीर और ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं अपने दिल की कसम खाता हूं कि जब हम अकेले में बात कर रहे होंगे तो मैं भाई चेन को नहीं मारूंगा। ये घोषणा करते हुए वह आगे झुके और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह आपके लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त है? अपने हृदय की शपथ लेने का अर्थ था अपनी साधना को खतरे में डालना। यदि वह इस शपथ को तोड़ता तो वह हृदय राक्षस में बदल जाता और उसे अपनी साधना में आगे बढ़ने नहीं देता। अधिकांश साधक अपने हृदय की शपथ लेने से बचते थे। वुयाओ को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने शांति से सिर हिलाकर अपनी सहमति दिखाई। उसने मुड़कर हुआन लिंगशी की ओर देखा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वे दोनों चले गए और एशियन और मो चेन को अकेले में बात करने का मौका दिया। चूंकि मो चेन को अपनी जान की गारंटी मिल चुकी थी, इसलिए अब वह शांत था और उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? एशन ने नाक से उसे देखा। उसकी ओर देखते हुए उसने ठंडे स्वर में बुदबुदाया, मेरे अधीनस्थ बनो। मुझे अपना स्वामी मानकर चलो। मेरे प्रति वफादारी की शपथ लो। क्या? मो चेन का मुंह खुला का खुला रह गया और वह अविश्वास और गुस्से से चिल्लाया। अध्याय 22, बहन कृपया मुझे त्याग मत देना।
ऐशन ने नाक से उसे देखा। उसकी ओर देखते हुए उसने ठंडे स्वर में बुदबुदाया, मेरे अधीनस्थ बनो, मुझे अपना स्वामी मानकर चलो, मेरे प्रति वफादारी की शपथ लो। क्या? मो चेन का मुंह खुला का खुला रह गया और वह अविश्वास और गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए दोहराऊं? ऐशन ने अपने होठों पर एक भयावह मुस्कान के साथ पूछा। मो चेन, जो होश में आया, गुस्से से आग बबूला हो गया और पूरे जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मान लूं? एक आम आदमी के रूप में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसी बात मांगो? वो एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली परिवार से था, तो अपने से कम दर्जे के किसी व्यक्ति के अधीन रहना कैसे स्वीकार कर सकता था? भले ही ऐशन उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन क्या वह अपने परिवार से ज्यादा ताकतवर था? बिना किसी समर्थक के मो चेन ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। मो चेन ने व्यंग्य किया, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे अपना अधीनस्थ बना सकते हो? लगता है तुम्हें दुनिया का काम ही नहीं पता। रुको, जब तक मैं अपने परिवार को तुम्हारे बारे में न बता दूं, देखते हैं तुम अपने से ज्यादा ताकतवर साधकों से कैसे निपटते हो। उसके परिवार में कई साधक थे जो ऐशन से भी ज्यादा ताकतवर थे, कोई भी उसे उसकी औकात बता सकता था। इस नीच की हिम्मत कैसे हुई कि वह उससे अपना अधीनस्थ बनने के लिए कहे? हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, ऐशन जोर जोर से हंसने लगा और फिर मुस्कुराकर उससे पूछा, हा, किसने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं? इसे अपनी आंखों से देखो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा मालिक बनने के लायक हूं या नहीं। ऐशन ने शाही चिन्ह निकाला और मो चेन को दिखाने के लिए उसे हाथ में उठाया। शाही परिवार के हर सदस्य के पास एक चिन्ह था, जिसके एक तरफ शाही चिन्ह बना हुआ था और दूसरी तरफ मालिक का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। जाहिर है, ऐशन को एक काम सौंपा गया था। जैसे ही मो चेन की नजर शाही टोकन पर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने टोकन पहचान लिया और पूछा, तुम कौन हो? हालांकि एशियन ने उसे जवाब देने के बजाय अपना टोकन मो चेन की ओर फेंक दिया ताकि वह उसे पकड़ सके। मो चेन ने अपने दोनों हाथों से टोकन को पकड़ा और उसे घुमाकर देखा, जिसमें साम्राज्य के 9वें राजकुमार का प्रतीक चिन्ह था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मो चेन महामहिम 9वें राजकुमार का अभिवादन करता है, उसने बिना एक पल भी गंवाए उसे सम्मान दिया। जब ऐशन ने ये टोकन दिखाया तो मो चेन को शक हुआ कि कहीं यह नकली तो नहीं है, लेकिन उसे छूकर उसे यकीन हो गया कि यह असली है। जिस सामग्री से इसे बनाया गया था, उसे शाही लोहारखाने के अलावा कहीं और से नहीं बनाया जा सकता था। यह प्रतीक चिन्ह भी पूरी तरह से प्रामाणिक था। यहाँ तक कि 9वें राजकुमार के रूपर का वर्णन भी ऐशन से मेल खाता था, यहाँ तक कि नाम भी एक जैसे थे। ऐशन के चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान थी। उसने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, ओह, आपको मेरी पहचान पर संदेह नहीं है? मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। 9वें राजकुमार के अलावा किसी और के पास यह शाही टोकन नहीं हो सकता है। मुचेन ने अपना सिर हिलाया, एक श्रद्धापूर्ण स्वर में उत्तर दिया। ऐशन ने एक मनोरंजक मुस्कान बनाए रखते हुए पूछा, तो अब क्या आपको लगता है कि मैं आपको अपने अधीनस्थ के रूप में रखने के लायक हूं? मो चेन ने बिना एक पल बर्बाद किए ऊंची आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल मेरे राजकुमार। उसने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां आसमान की ओर उठाते हुए घोषणा की, मैं, मो चेन, तुम्हारे प्रति अपनी शाश्वत वफादारी की शपथ लेता हूं। मेरे राजकुमार, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दूसरा स्वामी नहीं होगा। ऐशन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए आदेश दिया, ठीक है, अब खड़े हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए निर्देश हैं। जी महाराज। मो चेन खड़ा हो गया और सिर झुकाए हुए एशियन के करीब खड़ा हो गया और एशियन की बातों पर ध्यान दे रहा था। मैंने सुना है कि हान यूजिन के साथ आपकी दुश्मनी है, मुझे इसका कारण विस्तार से बताओ। मो चेन के खलनायक होने की सूचना को देखने के बाद एशियन ने अनुमान लगाया कि मो चेन का यूजिन के साथ कुछ संघर्ष होना चाहिए। मो चेन ने घटना का जिक्र करने से पहले सिर हिलाया, जिससे उनकी दुश्मनी बढ़ गई। ऐशन ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं और पूछा, ओह, आपको बी वेली पसंद है? मो चेन के चेहरे पर शर्मिंदगी सी उभर आए और उसने सिर हिलाया, हाँ महाराज, लेकिन अगर वह आपको पसंद है तो मैं उसे भूल जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐशन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बस मेरे आदेश का पालन करो। मो चेन ने राहत भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। करीब आओ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस योजना को सुने। ऐशन ने मो चेन के कानों में अपनी योजना फुसफुसाते हुए निर्देश दिया। मो चेन के पास कई प्रश्न थे जो उन्होंने पूछे, हालांकि एशियन ने अपने उत्तरों से उन्हें आश्वस्त कर दिया।
ऐशन अपनी आखिरी हिदायतें देने से पहले जाने के लिए तैयार हो गया। जब तुम योजना का पहला भाग पूरा कर लो तो मुझे बता देना और साथ ही मेरी पहचान या हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना। उन्हें ये सोचने मत देना कि हम दुश्मन हैं। मो चेन ने सिर हिलाया और पीछे से एशियन की ओर देखते हुए कहा। 2 दिन बाद ऐशन के कमरे के अंदर इन 2 दिनों में कई चीजें हुई। हान यूजिन ने जितना सोना हासिल कर सकता था सब लूट लिया। उसने संप्रदाय से कर्ज लिया, अपने पुण्य अंकों को सोने में बदला और बी परिवार से भी मदद मांगी। कोई नहीं जानता था कि वह इतना सोना क्यों इकट्ठा कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि कोई कारण जान पाता, यूजिन आधे महीने के लिए बंद साधना में चला गया। अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया कि अगले लोक में आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ कीमती जड़ी बूटियां खरीदने हेतु सोने की आवश्यकता थी। ऐशन के पास हान यूजिन के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसके दिमाग में एक और योजना थी, क्योंकि वह एक चतुर मुस्कान के साथ पत्र को देख रहा था। यह पत्र मो चेन का था, जिसमें लिखा था, प्रभु नमस्कार, आपके निर्देशों के अनुसार हम आपकी योजना को शुरू करने के लिए तैयार हैं। बी शियुए एक मिशन पर संप्रदाय छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं। मैं अपने अधीनस्थों को स्पिरिट बीस्ट थिकेट की बाहरी परत में तैनात करूंगा। मैंने एक महिला शिष्या को आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। हम आज तक आपकी योजना का पहला भाग क्रियान्वित कर देंगे। इस बीच बी वेली अपने पारिवारिक रेस्तरां में बैठकर स्वादिष्ट भोजन खा रही थी। 2 महिला आंतरिक शिष्याएं आईं और बगल की मेज पर बैठ गईं और उन्होंने धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी, लेकिन इतनी ऊंची कि वेली सुन सके। क्या तुम सचमुच सच कह रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी बात पर झूठ बोलूंगा? वेली के कान फड़कने लगे जब उनकी आवाजें उसके कानों में पड़ी। वह उनकी बातचीत में रुचि लेने लगी, खाना खाते हुए भी उन पर ध्यान दे रही थी। क्या आपने वास्तव में स्पिरिट बीस्ट थिकेट की बाहरी परत में 3 ओरिजिन ऑरोरा फूल देखे थे? हाँ, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती क्योंकि 2 क्रिम्सन वुल्फ स्पिरिट बीस्ट इसकी रखवाली कर रहे थे। महिला शिष्या ने भेंट चढ़ाने से पहले आह भरी। इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए और हम फूलों को आधा आधा बांट सकते हैं। वेली, जो उनकी बातचीत सुन रही थी, अपनी आंखें बड़ी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और धीरे से बोली, ऑरोरा फूलों की उत्पत्ति। ये फूल उस क्षेत्र में दुर्लभ थे और नवजात आत्मा साधकों के लिए मूल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी नींव बनाने में सहायक थे। यहाँ तक कि बी परिवार के खजाने में भी इनमें से केवल 3 फूल ही थे। ये फूल भी शियु के लिए मददगार होगा, जो नवजात आत्मा क्षेत्र में थी, और वेली उसे यह उपहार देना चाहती थी। वेली जब उनके पास आया तो दोनों शिष्य बातचीत करते रहे और फिर पूछा, माफ कीजिए, मैंने सुना है कि यहाँ 3 फूल हैं, क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? मैं उन जानवरों से लड़ने में भी आपकी मदद करूंगा। शिष्य उसकी ओर मुड़े, उसे पहचानते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बी वेली, वे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और आश्चर्य से पूछा, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं? क्या आपके परिवार के पास पहले से ही ये फूल नहीं हैं? वेली ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये फूल मेरे चाचा के बच्चों के हैं। उन्होंने मुझे ये फूल नहीं लेने दिए। अपनी बात पूरी करते हुए वेली के चेहरे पर निराशा के भाव थे। महिला शिष्यों ने सहानुभूतिपूर्ण भाव से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है, आप हमारे साथ आ सकती हैं। हमें भी नहीं पता था कि आखिरी फूल कैसे तोड़ा जाता है। वेली उत्साह में उछल पड़ी और प्रसन्नतापूर्वक उनका धन्यवाद किया। धन्यवाद बहनों, ऐसा कहकर वे आत्मा जानवरों के जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने वेली से अपना परिचय दिया और अपनी योजना पर चर्चा की। जब वे बाहरी परत में गहराई तक प्रवेश कर गए तो वेली ने विनम्रता से पूछा, बहनों, वह गुफा कितनी दूर है जहां फूल स्थित हैं? एक महिला शिष्या ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, ये बस आगे ही है बहन वेली, धैर्य रखें। और जैसे ही उसने ये कहा, चेहरे को ढके काले कपड़े पहने हुए कई साधक प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? वेली ने महिला शिष्यों से पूछा और उनके पीछे छिप गई। महिला शिष्यों ने उसे कवर किया और आश्वासन दिया, बहन वेली, चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये बात सुनकर काले वस्त्र पहने एक किसान ने हंसते हुए पूछा, तुम उसकी रक्षा करोगे? फिर हमसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा कहते हुए काले वस्त्रधारी साधकों ने अपनी आभाएं छोड़ दी, जिससे उनकी साधना प्रकट हो गई। नवजात आत्मा का क्षेत्र, महिला शिष्यों ने अविश्वास में कहा। काले साधकों में 7 नवजात आत्मा और 3 शरीर परिवर्तन क्षेत्र साधक थे। अपनी स्थिति समझकर शिष्याओं के चेहरे पर निराशा छा गई। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे वे जीत सकें। उनके हताश भावों को देखते हुए एक नवजात आत्मा साधक आगे आया और कहा, मैं आपको बता दूं,
हमारा लक्ष्य भी वेली है, इसलिए यदि आप सहयोग करते हैं तो हम आप दोनों को बिना किसी नुकसान के जाने देंगे, अन्यथा हम आप दोनों के साथ कुछ मौजमस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। हे दोनों शिष्याएं एक दूसरे को देखने लगी और अपने अपने विकल्पों पर विचार करने लगी। वेली ने शिष्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाए, बहन मुझे छोड़कर मत जाना। महिला शिष्या ने उसकी ओर देखा और क्षमा याचना करते हुए कहा, माफ कीजिए बहन वेली, हालांकि यह ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे हम जीत सकें। हमें एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लेना होगा और कम से कम खुद को बचाना होगा। हमारा परिवार हम पर निर्भर है। प्रत्येक शब्द सुनते ही वेली की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे किसी ने हथेली से प्रहार किया है और उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गई। अध्याय 23। तो तुम अंततः आ ही गए मेरे शिकार। वेली के अपहरण के एक दिन बाद उसे सौंपा गया मिशन पूरा करके शियू एक खुश मुस्कान के साथ संप्रदाय में लौट आए। वह इतने लंबे समय के बाद आखिरकार वेली से मिलकर बहुत खुश थी, हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसे अपनी प्यारी बहन की बहुत याद आ रही थी। वह इस मिशन पर थी। अब बिना किसी देरी के वह संप्रदाय में प्रवेश कर गई। पहले तो उसे यह अजीब लगा क्योंकि उसने सोचा था कि वेली संप्रदाय के बाहर उसका स्वागत करने के लिए इंतजार करेगी, लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए वह अपने निवास की ओर चल पड़ी। अंततः अपनी प्रिय बहन से मिलने की उत्सुकता से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुई, वेली मैं वापस आ गई हूँ। उसने उम्मीद की थी कि वेली दौड़कर उसके गले लगेगी, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह घर के अंदर चली गई, कई कमरों में घूमती हुई, अपनी बहन को ढूंढती हुई। वेली, वेली, बाहर आओ, यह मजाक नहीं है। जैसे जैसे वह अपने घर के हर कमरे को छान मार रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए और उसने अपनी छोटी बहन को आवाज दी, वेली, मुझे मत डराओ, अगर ये मजाक है तो बहुत हो गया। देखो, मैं पहले ही काफी डर चुकी हूँ, अब तुम बाहर आ सकती हो। हालांकि उसके कानों में बस सन्नाटा ही गूंज रहा था। अब उसे चिंता होने लगी थी। रास्ते में उसे कुछ शिष्य मिल चुके थे जिन्होंने उसे बताया था कि वेली उन जगहों पर नहीं है जहां वह अक्सर जाती थी। और अभी तो रात हो चुकी थी, इसलिए वेली का इतनी देर तक बाहर खेलना नामुमकिन था। उसे ये भी पता था कि यूजिन अभी किसी करीबी साधना में व्यस्त है, इसलिए वह उसके साथ भी नहीं रह सकती थी। जैसे ही उसके मन में अनेक संभावनाएं उभरी, जिससे वह और अधिक चिंतित और घबरा गई, उसकी नज़र हॉल में मेज के ऊपर रखे एक पत्र पर पड़ी, जहां वह खड़ी थी। वह उस पत्र को नहीं पहचान पाई और इसलिए उसने उसे खोलने का निर्णय लिया। इसे खोलकर वह जल्दी जल्दी पढ़ने लगी और उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। पत्र में कहा गया, नमस्कार प्रिय शियू, मैंने भी वेली का अपहरण कर लिया है और चिंता मत करो, वो मेरे पास सुरक्षित है। अब इससे पहले कि तुम घबराओ, निश्चिंत रहो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जब तक कि तुम मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर दोगे। और हाँ, इस बारे में संप्रदाय या अपने परिवार को बताने की कोई भी गलतफहमी मत पालिए। अगर मुझे पता चला कि आपने ऐसा करने की कोशिश भी की है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वेली को आपके किए का अंजाम भुगतना पड़े। अब सुनो, मुझे वांग एशन से एक कर्ज लेना है और मुझे चाहिए कि तुम उसे अकेले ही स्पिरिट बीस्ट थिकेट की बाहरी परत तक ले जाओ। जगह इस पत्र के पीछे अंकित है। एक बार तुम उसे अकेले इस स्थान पर ले आओ, तो मैं तुम्हारी प्यारी छोटी बहन को बिना किसी खरोंच के तुम्हारे घर भेज दूंगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? क्या? शियू ने पत्र पढ़ते ही अविश्वास और भय से चिल्लाया। बहरहाल बिना समय बर्बाद किए उसने पत्र को पलटकर उल्लेखित स्थान पर नजर डाली। यह एक एकांत स्थान था जहां कोई आत्मा नहीं भटकती थी। वह अंदाजा लगा सकती थी कि अपहरणकर्ता ने एशियन को इस सुनसान जगह पर अकेले लाकर क्या योजना बनाई है। हालांकि अभी एशियन की चिंता करने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसे अपनी बहन को इस मुश्किल से निकालना था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं वेली को बचाना चाहता हूं, लेकिन क्या मुझे ऐसा करने के लिए एशियन को नुकसान पहुंचाना चाहिए? शियू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह एक अच्छी इंसान थी और अपनी बहन को बचाने के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर मैं उसे चिट्ठी के बारे में बता दूं तो क्या होगा? हो सकता है कि वह वेली को बचाने के लिए खुद ही उस जगह चला जाए। शियू ने सोचा, फिर सिर हिलाकर इस विचार को नकार दिया। नहीं, सिर्फ एक मूर्ख ही किसी और के लिए अपनी कब्र में जाएगा। अगर वह यूजिन होता तो शायद, लेकिन एशन नहीं जाएगा। मुझे उसे इस जगह पर लाने के लिए कोई योजना बनानी होगी।
हालांकि वह एक अच्छी इंसान थी, फिर भी अपनी बहन को बचाने की उसकी इच्छा प्रबल थी। वह बचपन से ही उसके साथ थी और ऐशन तो बस एक अनजान साधक था जिससे उसकी मुलाकात कुछ दिन पहले ही हुई थी। ये साफ था कि वह किसे चुनेगी और कोई उसे दोष नहीं दे सकता था। हर व्यक्ति अपने परिवार को ही चुनेगा, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के जिससे वह कुछ दिन पहले ही मिला हो, है ना? पत्र में दी गई चेतावनी के कारण उसने मदद मांगने के लिए किसी को सूचित करने के बारे में सोचा भी नहीं। वह अपनी बहन को एक खरोंच भी नहीं चाहती थी और उसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। अपनी बहन की रक्षा करने की तीव्र इच्छा के साथ शियू ने कई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। क्या होगा अगर मैं उससे स्पिरिट बीस्ट थिकेट में कुछ जड़ी बूटी ढूंढने में मदद मांगूं? मैं उसके साथ जा सकता हूं, जबकि मैं उसे उस स्थान की दिशा में धीरे से ले जाऊंगा। हालांकि उसने तुरंत इस रणनीति को खारिज करते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर वह मना कर दे तो क्या होगा? और अगर मैं उसके साथ जाती हूं तो अपहरणकर्ता मुझ पर भी हमला कर सकते हैं, या शायद मेरा अपहरण कर सकते हैं। इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। कुछ और चिंतन के बाद वो एक और रणनीति लेकर आई। मुझे उसे बेहोश करना होगा, अन्यथा अगर उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है तो वह संप्रदाय के नेता से संपर्क करने के लिए कुछ गुप्त तरीकों का उपयोग कर सकता है। वह उसका निजी शिष्य है, संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते उसे संप्रदाय से कोई जीवन रक्षक खजाना जरूर मिला होगा। मैं विली को बचाने से पहले उसे भागने नहीं दे सकता। इस तरह सोचते हुए उसकी आंखें चमक उठीं और उसके दिमाग में एक योजना बन गई। वह अपनी अंगूठी से अनेक जड़ी बूटियां और सामग्री निकालने से पहले खड़ी हो गई। इसके बाद उसने एक भट्टी निकाली और एक गोली बनाने लगी। भट्टी को गर्म करने के लिए उसने भट्टी के अंदर कई जड़ी बूटियां डालनी शुरू कर दी। काफी देर बाद कमरे में एक मीठी खुशबू फैल गई और भट्टी से एक बैंगनी रंग की गोली निकली। शियू ने गोली का विश्लेषण किया, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं पाई। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह धीरे से बोली, अच्छा, अब मुझे बस उसे यह गोली खिलानी है और अगर यह योजना नाकाम हो भी गई तो मैं अपनी ताकत से उस पर कभी भी काबू पा सकती हूँ। आखिरकार वह तो एक शारीरिक परिवर्तन क्षेत्र का साधक ही है। ये बैंगनी रंग की गोली एक साधारण नींद की गोली थी जो ऐशन को गहरी नींद में सुला देती थी। ये गोली कोई भी नौसिखिया कीमियागर बना सकता था, इसलिए शियू ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद उसने अपने स्पेस रिंग से 5 गोल हरे फल निकाले जो संतरे के समान थे, और फिर उनका रस निकालना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके हाथ में हरे रंग के जूस से भरा एक जग आ गया। उसने जूस में वह गोली डाल दी और उसे अच्छी तरह मिला दिया ताकि ऐशन को कुछ गड़बड़ न लगे। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद वह हाथ में जूस का जग लिए और चेहरे पर काला कपड़ा बांधे हुए घर से बाहर निकली। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बाहर ज्यादा शिष्य नहीं थे। शियुए ने काले कपड़े से अपना चेहरा छिपाते हुए सावधानी से आगे बढ़ी। कुछ ही देर में वह ऐशन के घर के बाहर थी। दस्तक दस्तक उसने ऐशन के मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी और ऐशन के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगी। दरवाजे पर एक ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज लगा हुआ था जो दस्तक की आवाज को ऐशन के कमरे तक पहुंचाता था। ऐशन ने अपने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तो तुम अंततः आ ही गए मेरे शिकार। देर से अपडेट के लिए क्षमा करें, मैं पूर्णकालिक लेखक नहीं हूं और मेरे पास एक और काम है जिसके लिए मेरे समय की आवश्यकता है। इस सप्ताह मुझे वह सभी काम दिए गए जो संभव थे। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ये सप्ताह कैसे बिताया। इतना कहते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि मैं दैनिक रूप से अपडेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस उपन्यास को जारी रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह उपन्यास रोचक हो, इसलिए मैं कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर निर्णय लेने में समय लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप समझ जाएंगे और अगर आपको लगे कि इंतजार करना ठीक नहीं है तो आप मेरी किताब छोड़ सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा और अध्याय होने के बाद आप फिर आ सकते हैं। अंत में यह आखिरी मुफ्त अध्याय होगा और मैं अगले अध्यायों को प्रीमियम बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक पहुंचकर यह तय करना काफी था कि क्या यह इतना दिलचस्प है कि आप सिक्के खर्च कर सकें। पढ़ने के लिए धन्यवाद। अध्याय 24। ओह, अब भी बेखबर बन रहे हो, समझ गया। तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वरिष्ठ बहन शियू, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आईं? ऐशन ने अपने घर के दरवाजे खोलने के बाद एक विनम्र मुस्कान के साथ पूछा। शियू के पास योजना तैयार थी, इसलिए उसने आत्मविश्वास से कहा, मुझे आपसे बात करनी है, चलो अंदर बात करते हैं। ओह जरूर जरूर। ऐशन ने उसे अंदर बुलाने से पहले सिर हिलाया।
वह उसे हॉल में बात करने के बजाय अपने बेडरूम में ले गया और यह अजीब पाकर शियू ने सवाल किया, हम आपके शयन कक्ष में क्यों आए हैं? क्या हॉल बात करने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान नहीं होगा? ऐशन ने बिस्तर पर आराम से बैठते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए, यह मेरे सोने का समय है और मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ। बातचीत खत्म होते ही मैं तुरंत सो जाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सीनियर सिस्टर शियू की बात समझ जाएंगी। शियू ने समझ में सिर हिलाया, वह कोई जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि इतनी रात को वही उससे मिलने आई थी। और यह उसके लिए भी अच्छा था क्योंकि इससे दवा जल्दी असर करेगी। उसके नीचे आरामदायक बिस्तर होने के कारण वह तुरंत सो जाता था। शियुए की बात समझकर ऐशन ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? जरूर कोई जरूरी बात होगी कि आपको इतनी रात को आना पड़ा और कल तक इंतजार नहीं कर सकते थे। अपनी बात समाप्त करते हुए ऐशन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। अब इस सवाल ने शियू को थोड़ा असहज कर दिया। उसकी योजना ऐशन को ये जूस पिलाने की थी, हालांकि इतनी रात को आना कोई जरूरी काम नहीं था। वह अगली सुबह का इंतजार भी कर सकती थी। और अगर उसे यह जूस ही देना था तो ऐशन के घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? ऐशन को पहले से ही पता था कि वह यहाँ किस लिए आई है और इससे उसके लिए यह और अधिक दिलचस्प हो गया। वह जानबूझकर शियू के लिए उसका घबराया हुआ चेहरा देखना मुश्किल बना रहा था। शांत और संयमित महिला जिसका नाम भी शियू था, उसके सामने घबराई हुई थी। क्या यह एक दिलचस्प दृश्य नहीं था? शियू ने एशियन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने मन में अलग अलग उत्तर सोचने की कोशिश की। कई विचारों को अस्वीकार करने के बाद जब उसके मन में एक विचार आया तो उसकी आंखें चमक उठीं। बिना एक क्षण भी बर्बाद किए उसने उत्तर दिया, संप्रदाय प्रमुख। मुझे संप्रदाय प्रमुख ने ही भेजा था। लीजिए, उन्होंने मुझे ये रस पिलाने को कहा है। इसमें औषधियां मिली हुई हैं जो आपकी साधना में सहायक होंगी। वह जग को आगे लाए और उसे ऐशन को दिखाया। ऐशन ने हरे रस से भरे जग को ऊपर तक देखा और उत्साहित होकर पूछा, सचमुच? यह मेरे लिए मालिक ने भेजा है? शियू ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और जवाब दिया, बेशक, मैं इस तरह की बात पर झूठ क्यों बोलूंगा? ऐशन ने जग को बिस्तर के किनारे रखने से पहले उसके हाथों से लिया। शियू ने यह देखकर ऊंची आवाज में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों नहीं पी रहे हो? ऐशन ने उसके प्रश्न पर उलझन भरी अभिव्यक्ति की और उसने उलझन भरी आवाज में उत्तर दिया, मैं इसे बाद में पी लूंगा, क्या इसमें कोई समस्या है? वह पहले ही समझ चुका था कि शियू ने इस जूस में कुछ मिलाया है। उसने कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद की थी, इसलिए वह अभी शियू के साथ मजे कर रहा था। शियू ने उसके सवाल पर सिर हिलाया और जल्दी से जवाब दिया, हाँ, अभी तुम्हारा जूस न पीना एक बड़ी समस्या है। संप्रदाय के नेता ने मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि तुम मेरे सामने जूस पियो। मुझे तुम्हें जूस पीते हुए देखना है। ऐशन बिस्तर से उठकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वह शियू के करीब गया और उसके चेहरे के पास झुककर पूछा, सच में? अगर मैं इसे नहीं पीऊं तो क्या होगा? शियू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि इसे मत पीना? ऐशन ने अपना चेहरा शियू के चेहरे के और करीब लाकर समझाया, मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये जूस पीने से इनकार कर दूं तो क्या होगा? शियू ने सख्त आवाज में जवाब देने से पहले ऐशन से कुछ दूरी बना ली, मैं संप्रदाय के नेता को सूचित करूंगा और आपको सजा मिलेगी। ऐशन ने चतुराई से मुस्कुराते हुए बेपरवाह स्वर में जवाब दिया, ओह, तो जाकर उसे बता दो। मैं ये जूस नहीं पीऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए सजा देगी। क्या? शियू ने अविश्वास से बड़ी आंखों से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या किसी को एक गिलास जूस पिलाना आसान काम नहीं है? एशियन सजा के खतरे के बावजूद भी इस जूस को पीने से क्यों इनकार कर रहा है? उसे ऐशन का व्यवहार कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने उससे जूस न पीने का कारण पूछने का निर्णय लिया, तुम इसे न पीने पर इतने आमादा क्यों हो? संप्रदाय के नेता ने इसे तुम्हारे लाभ के लिए भेजा है, इसे मना क्यों करते हो? इस प्रश्न पर ऐशन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने पूछा, क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? शियुए इस अचानक पूछे गए प्रश्न पर घबरा गई और हकलाते हुए पूछने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? ऐशन ने चतुराई भरी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में पूछा, मेरा मतलब था कि क्या आपको लगता है कि मैं आपकी योजना नहीं जानता? आप किस योजना की बात कर रहे हैं? शियू ने उसके प्रश्न से अनजान बनने का नाटक किया क्योंकि वह इस बारे में निश्चित नहीं थी कि एशियन को कितना पता है। शायद वह यहाँ किसी और बात के बारे में बात कर रहा था, कौन जाने। ओह, अभी भी अनजान बन रहे हो, समझ गया। तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
एशन ने अपनी तर्जनी उंगली उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ एक संकेत है, आपको अपने घर में एक पत्र मिला है। ये सुनकर शियू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और यह प्रतिक्रिया देखकर एशन ने अपने चेहरे पर एक दिलचस्पी भरे भाव के साथ अपनी भौहें उठाईं और वह शियू की ओर आगे झुका। उसके हैरान चेहरे के करीब जाकर उसने पूछा, ओह, ऐसा लगता है कि अब तुम कबूल करने के लिए तैयार हो। शियू ने कुछ कदम पीछे हटते हुए अपनी सुरक्षा बनाए रखते हुए पूछा, जे तुम कितना जानती हो? अब वह जानती थी कि एशियन उसके इरादों को जानता था और उसे संदेह था कि एशियन के पास कोई ऐसा बैकअप होगा जिससे वह इतना आश्वस्त हो जाएगा कि उसे अचानक पकड़ने का अपना लाभ खो देगा। ओह, मुझे सब कुछ पता है, जैसे कि आपकी बहन का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता वह व्यक्ति है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। हालांकि मुझे पत्र की विषय वस्तु नहीं मालूम, फिर भी मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उसने तुमसे क्या मांगा होगा और तुम्हें इतनी देर रात मेरे घर जूस से भरा जग लेकर आते देखकर मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं तुमने इस जूस में कुछ गड़बड़ तो नहीं मिला दी है। एशन ने सर्वज्ञ भाव और शांत स्वर में समझाया। शियू ने मना करना चाहा कि जूस में कुछ गड़बड़ नहीं है, हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा करने की कोशिश भी कर पाती, एशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। अगर तुम इस बात से इनकार करना चाहती हो कि जूस ठीक है, तो तुम इसे पी लो और मुझे ये साबित कर दो, अन्यथा अपना समय बर्बाद मत करो। अब जब राज खुल गया तो शियू केवल बल का सहारा ले सकता था। उसने एशियन के सामने झुककर ईमानदारी से माफी मांगी, मुझे माफ करना जूनियर भाई एशियन, हालांकि अपनी बहन को बचाने के लिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं अपनी परिस्थितियों से मजबूर हूँ। इसके बाद उसने लड़ने की मुद्रा में आने से पहले अपना सिर उठाया। जूनियर ब्रदर एशन, तैयार हो जाओ। उसने अपनी नवजात आत्मा क्षेत्र 8वें चरण की आभा को छोड़ने से पहले चिल्लाया, एशन पर दबाव डालने की उम्मीद में। हालांकि उसे हैरानी हुई जब एशन के शांत भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वह उसे एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी आभा का कोई दबाव महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने आश्चर्यचकित भाव से पूछा, आप कैसे हैं? एशन ने अपने मुंह से जवाब देने के बजाय अपनी आभा को उसके सामने छोड़कर उत्तर दिया, नवजात आत्मा क्षेत्र, लेकिन कैसे? आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने पूछा। एशन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी मुस्कुराहट को और बढ़ा दिया, मानो वह कुछ मनोरंजक और मजेदार देख रहा हो। शियू को उसकी यह मुस्कान जरा भी पसंद नहीं आई और उसने मन ही मन कहा, तो क्या हुआ अगर तुम नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंच गई हो? तुम्हें संप्रदाय में शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तुम ज्यादा कौशल नहीं सीख पाए हो। देखते हैं तुम अपनी यह मुस्कुराहट कब तक बरकरार रख पाती हो। अपने विचार समाप्त करते हुए उसने अपनी उंगलियां मुट्ठी में भींच ली, जैसे आग ने उसे घेर लिया हो। इसके बाद जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके तलवों के नीचे आग की लपटें प्रकट हुई, जो उसे तीव्र गति से आगे की ओर धकेलते हुए फटने लगी। फीनिक्स मूल मुट्ठी। वह चिल्लाए और एड्रियन पर मुक्का मारा। उसकी ओर आग उगल रही थी, उसे जलाने की धमकी दे रही थी। जवाब में एशन ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और अपने फीनिक्स फ्लेम फिस्ट से उसके हमले का जवाब दिया। उसकी मुट्ठी भी आग से घिरी हुई थी, हालांकि ये देखा जा सकता था कि उसकी आग अधिक गर्म और बड़ी थी, जबकि उसके हमले को अधिक गति दे रही थी। शियुए के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था क्योंकि दोनों के हमले आपस में टकरा गए थे। धमाका। इस टक्कर के परिणामस्वरूप एक विस्फोट हुआ, ऊर्जा की एक अमूर्त लहर फूट पड़ी, जिससे एशियन का घर कांप उठा और कमरे में रखा फर्नीचर हिलने लगा। टक्कर के परिणामस्वरूप शियू पीछे की ओर फिसल गया, जबकि एशियन ने एक भी कदम नहीं उठाया। शियू ने उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा और अपना हाथ पकड़ लिया, जो इतने शक्तिशाली हमले से टकराने के दर्द से कांप रहा था। हमलों के उस आदान प्रदान में वह जानती थी कि वह एशियन को नहीं हरा सकती। साफ था कि उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी और फिर भी ठीक था। और हाँ, उसके पास कोई गुप्त ताबीज इस्तेमाल करने का मौका भी था, फिर भी वह बस आत्मविश्वास से वहीं खड़ा रहा। उसकी ताकत में इस विश्वास ने शियू को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और विनती करने लगी, जूनियर भाई एशियन, कृपया मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करें। मैं आपको जो भी चाहिए वह प्रदान करूंगी, सोना, खजाना, बस नाम बताए और मैं आपको दे दूंगी। ओह, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा? एशन ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। अब इस प्रश्न को पूछने के उनके तरीके से एक सूक्ष्म संकेत मिलता था कि वह ऐसा सोने या खजाने जैसी किसी चीज के लिए नहीं करेंगे, बल्कि शायद किसी और चीज के लिए करेंगे। और इसे समझते हुए शियू ने पूछा, तो फिर आपको मेरी मदद करने के लिए क्या करना होगा?
ऐशन ने एक भयावह मुस्कान के साथ शियू को 3 उंगलियां दिखाते हुए उत्तर दिया, मेरी 3 शर्तें स्वीकार करो। अध्याय 25। क्या अब आप संतुष्ट हैं? तो फिर आपको मेरी मदद करने के लिए क्या करना होगा? ऐशन ने एक भयावह मुस्कान के साथ शियू को 3 उंगलियां दिखाते हुए उत्तर दिया, मेरी 3 शर्तें स्वीकार करो। क्या शर्तें? शियू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, उसके चेहरे पर सावधानी झलक रही थी। वह नहीं जानती थी कि ऐशन अपनी इच्छा से जाल में फंसने के बदले में उससे क्या मांगेगा। ऐशन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस मेरे अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं। शियू ने सिर हिलाते हुए पूछा, ठीक है, मुझे बताओ, वे शर्तें क्या हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कुछ अनुरोध पूरे नहीं कर सकती। तो ये मेरी पहली शर्त है, ध्यान से सुनो, ऐशन ने मुस्कुराते हुए बताया। अपनी तर्जनी उंगली उठाते हुए उसने कहा, मेरी नौकरानी बन जाओ और 1 साल के लिए मेरे घर में मेरा साथ दो। ये ज्यादा नहीं है ना? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने शियू की ओर देखा। उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था और शियू को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह उससे क्या पूछ रहा था, क्योंकि वह बड़ी आंखों से चिल्लाई, क्या आप ऐसी हास्यास्पद चीज कैसे मान सकते हैं? क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई तुच्छ स्त्री हूं जो तुम्हें चाय पिलाऊंगी और नाश्ता बनाऊंगी? मैं साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के सबसे धनी परिवार से हूं, क्या आप मुझे अपनी दासी बनाने के योग्य समझते हैं? ऐशन चुप रहा और शांत भाव से उसकी नाराजगी सुनता रहा। जब वह काम पूरा कर चुकी तो उसने उसे जोर से मुस्कुराते हुए भगा दिया और कहा, तो जाओ और अपने अमीर परिवार से मदद मांगो। तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझे वैसे भी सोना है। ये कहकर वह बिस्तर की ओर मुंह करके ऐसे मुड़ा जैसे सोने जा रहा हो। ये शियू को उसकी स्थिति का एक सूक्ष्म एहसास था। उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। शियू को अपनी कठिन परिस्थिति भी याद आ गई, जब उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपने परिवार से मदद मांग सकती तो क्या मैं तुम्हारे पास आती, कमीने। बाद में उसकी नजर ऐशन पर पड़ी जो पहले से ही सोने के लिए बिस्तर पर झुक गया था। वह लगातार चिंतित होती रही और चिल्लाने से पहले उसने अपने निचले होंठ को काटा। मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे आपसे वादा करना होगा कि जब तक मैं आपकी नौकरानी हूं, आप मुझे अनुचित तरीके से नहीं छुएंगे। इसके अलावा 1 साल बहुत लंबा समय है, मैं केवल तभी सहमत होऊंगी जब आप अवधि को 1 महीने तक कम कर देंगे। उसकी सहमति सुनकर ऐशन प्रसन्न भाव से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया तथा मुस्कुराते हुए सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह इस शर्त पर तुरंत सहमत नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने लंबी अवधि का उल्लेख किया। उसकी मूल मांग उसे 1 महीने के लिए अपनी दासी बनाने की थी, लेकिन वह जानता था कि वह उसे कम करने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने अपनी शर्त में 1 साल का जिक्र कर दिया। इस शर्त को सफलतापूर्वक कम करने के बाद शियुई ने खुद को इस सौदे में फायदेमंद समझ लिया। ऐशन अपनी पहली शर्त से खुश था, लेकिन अगली शर्त उसके लिए सिरदर्द बन गई। वह जानता था कि शियू को ये शर्त मानवाना आसान नहीं होगा, फिर भी उसकी अपनी चाल थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, अब मेरी दूसरी शर्त पर चलते हैं। शियू ने अनिच्छा से सिर हिलाया, अगली शर्त से पहले ही डरी हुई थी। एक ही शर्त में तो उसे एक आम आदमी की दासी बनने पर मजबूर होना पड़ा था, अब दूसरी शर्त उसे क्या करवाएगी? हालांकि उसे ज्यादा देर तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐशन की आवाज दूसरी शर्त का उल्लेख करते हुए उसके कानों तक पहुंची। मेरी दूसरी शर्त के रूप में मुझे आपका आदि यिन चाहिए। क्या? शियू इस स्थिति से हैरान होकर बड़ी आंखों से चिल्लाते हुए पूछा, या तुम मेरा आदिम यिन चाहते हो? ऐशन ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान भयावह हो गई। ये कैसी बकवास है? शियू ने अविश्वास से आंखें फैलाकर पूछा। ऐशन यहाँ शियू की कौमार्यता मांग रहा था और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह उसे एक शर्त के रूप में दे सकती थी, और यह समझते हुए कि ऐशन ने याद दिलाया वो बदले में क्या पेशकश कर रहा था। तुम्हें लगता है कि यह बकवास है? मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं और आप इतनी छोटी सी शर्त भी स्वीकार नहीं कर सकते? क्या अपनी बहन के प्रति तुम्हारा प्रेम इतना उथला है? अब इन शब्दों ने शियू को चुप करा दिया। वह ऐशन को कोई जवाब नहीं दे सकती थी। वह यहाँ एक बड़ा जोखिम उठा रहा था और वह जानती थी कि उस जोखिम की भरपाई के लिए उसे कुछ त्याग करना होगा। इसके अलावा अपनी बहन के लिए वह ऐसा कर सकती थी। हालांकि अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में उसने पूछा, क्या आप इस शर्त को नहीं बदल सकते? मैं आपको इसके अलावा कुछ भी दे सकती हूँ। ओह, मैं तुम्हें 5 खूबसूरत लड़कियां क्यों ना दूं? तुम मेरी जगह उनकी आदिम यिन ले सकते हो। ऐशन ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं यहाँ कोई व्यापारिक दुकान चला रहा हूँ? मोलभाव करने की कोशिश मत करो, वरना मैं अपना विचार बदल सकता हूँ।
उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बाद में अपनी बहन को बचाने के लिए मुझसे कितनी भी विनती करें। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, याद रखो। शियुए चुप हो गई, बस सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। लेकिन मन बनाकर उसने खुद को उसकी तीसरी शर्त सुनने के लिए तैयार कर लिया। ऐशन भी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे पर लौट आया और अपनी तीसरी शर्त की घोषणा की। तीसरी और अंतिम शर्त पिछली शर्तों की तुलना में वास्तव में सरल है। तुम्हें बस हान यूजिन को अकेला छोड़ देना है और उसकी जिंदगी को जितना हो सके उतना मुश्किल बना देना है। उसे अपना और अपने परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बना देना है। तुम ऐसा कर सकते हो ना? उसकी हालत सुनकर शियू ने भौहें चढ़ाते हुए उलझन भरे भाव से पूछा, हान यूजिन, वह इसमें क्यों शामिल है? क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत है? ये सुनकर ऐशन ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, क्या आप इस शर्त से खुश नहीं हैं? क्या मुझे अपनी तीसरी शर्त के रूप में आपकी मां की इन ऊर्जा मांगनी चाहिए थी? शियू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने अपना सिर जोर से हिलाते हुए जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं खुश हूं। आपको शर्त बदलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ऐशन मुस्कुराया और खुशी से ताली बजाते हुए बोला, ठीक है, चूंकि तुम मेरी सभी शर्तें मान रहे हो, तुम्हें अपने हृदय और साधना की शपथ लेनी चाहिए और स्वर्ग को साक्षी मानना चाहिए। शियू ने अनिच्छुक चेहरा बनाते हुए पूछा, शपथ? क्या यह आवश्यक है? ऐशन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, बेशक, अन्यथा मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूं और आपकी बहन को बचा सकता हूं। शियू ने सिर हिलाया क्योंकि वह अपनी बहन को बचाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी किस्मत को पहले ही स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह ऐशन के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी 3 उंगलियां आसमान की ओर उठी हुई थीं। जैसे ही उसने शुरू किया, मैं बी शियुए अपनी बहन को बचाने के बाद वांग ऐशन द्वारा प्रस्तावित सभी 3 शर्तों को पूरा करने की शपथ लेता हूं। अगर मैं इन शर्तों को पूरा करने में असफल रहा या इनकार कर दिया, तो मेरा हृदय भ्रष्ट हो जाएगा और मेरी साधना जीवन भर के लिए रुक जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी मेरी शपथ के साक्षी होंगे। अपनी शपथ पूरी करते हुए शियू ने राहत की सांस ली और ऐशन की ओर देखते हुए उससे पूछा, क्या अब तुम संतुष्ट हो? हम। ऐशन ने शांत भाव से सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शाई। अब इसके साथ ही एशियन की योजना अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रही थी। उसने शियू को अपने बिस्तर पर बैठने के लिए बुलाया और फिर पूछा, अब बताओ, पत्र में क्या लिखा था? यद्यपि वह पत्र में की गई मांगों के बारे में सब कुछ जानता था, फिर भी उसने विवरणों से अनजान होने का नाटक किया ताकि शियू को उस पर संदेह न हो। शियू बिस्तर पर बैठ गया और पत्र निकालकर उसे ऐशन को सौंप दिया। ऐशन ने पत्र को पढ़ा और आवश्यक सभी विवरण इकट्ठा कर लिए। उसने शियू का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो शियू, मैं अभी चला जाऊंगा और वेली को इस राक्षस के चंगुल से बचाऊंगा। क्या अभी बहुत अंधेरा नहीं है? शियू ने आश्चर्य से पूछा। ऐशन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारी बहन को बचाने के लिए जल्दी करना होगा। और हाँ, ये संप्रदाय छोड़ने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि ज्यादातर लोग सो रहे होंगे। ठीक है। शियू ने सिर हिलाया क्योंकि उसने सोचा कि अगर ऐशन इतना आश्वस्त था तो उसके पास कोई योजना होनी चाहिए और उसकी बातें समझ में आती थीं, इसलिए उसने सहमति दे दी। इसके अलावा उसकी प्राथमिकता उसकी बहन की सुरक्षा थी। वह एशियन के बारे में क्यों चिंता करेगी? वह उसकी परवाह किए बिना मर भी सकता था। ऐशन बिस्तर से उठ गया और सुझाव दिया, चलो शियू, तुम अपने घर जाओ और थोड़ा आराम करो। मैं विली के साथ सुरक्षित वापस आऊंगा। शियू ने सहमति में सिर हिलाया और ऐशन के घर से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसके मन में कुछ प्रश्न थे, लेकिन उसने उन्हें खारिज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वे उसकी बहन की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब ऐशन अपने घर के बाहर अकेला रह गया था। वो वहां खड़ा होकर धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराया और बुदबुदाया, चलो मेरा दूसरा शिकार देखते हैं। हे अध्याय 26, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अंधेरी कोठरी, एक गुफा के अंदर। हाँ, मैं इस जगह से कब जा पाऊंगी? मुझे आपकी याद आती है सिस्टर शियू। वेली ने उसे कैद करने वाली बेड़ियां तोड़ने की कोशिश करते करते थक जाने के बाद धीरे से कहा। ये बेड़ियां शरीर परिवर्तन क्षेत्र के साधकों को सीमित करने के लिए बनाई गई थीं, इसलिए वेली के लिए उन्हें तोड़ना असंभव था। जब वह जागी तो उसने खुद को इस अंधेरे कोठरी में कैद पाया, जहां वह जंजीरों से जकड़ी हुई थी। मन ही मन आह भरते हुए दृढ़ निश्चय के साथ उसने बुदबुदाया, अपहरणकर्ताओं के उस नेता ने कहा था कि वे अपनी मांगें पूरी होने के बाद मुझे जाने देंगे। मुझे यहाँ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। सिस्टर शियू मुझे यहाँ से जरूर निकाल लेगी।
वेली उन काले वस्त्रधारी लोगों के नेता की ओर इशारा कर रही थी जिन्होंने उसका अपहरण किया था। वेली जानती थी कि वह अपनी स्थिति में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने बस इंतजार करने का फैसला किया, हालांकि वह अपनी प्यारी बड़ी बहन को देखना चाहती थी। उसके अपहरण के बाद 2 दिन बीत चुके थे, और वह मन ही मन ऊबते हुए अपनी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करने के बजाय कुछ भी नहीं कर रही थी। हालांकि आज कुछ अप्रत्याशित हुआ, क्योंकि काले वस्त्र पहने पुरुषों का नेता दरवाजे के बाहर दिखाई दिया, अपने कंधों पर एक आदमी को ले जा रहा था जो बेहोश था। वेली ने नेता को देखा, जिसने अपने अनुचर को आदेश दिया, दरवाजा खोलो। चरमराहट। जैसे ही उसने कोठरी का दरवाजा खोला, मिनियन ने उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सिर हिलाया। नेता ने कोठरी में प्रवेश किया और वेली के निकटवर्ती बंधनों की ओर बढ़ गया। इस कोठरी में अनेक लोगों को बंद रखने के लिए अनेक बेड़ियां थीं, इसलिए इस बेहोश आदमी के लिए भी एक बेड़िया थी। मंद रोशनी के कारण वेली इस बेहोश व्यक्ति को ठीक से नहीं देख पाए, जो दुर्भाग्यवश अपहरणकर्ताओं के हाथों पकड़ा गया। नेता ने इस बेहोश आदमी को बेड़ियां पहनाकर उसे इस अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। जब नेता ने ये सुनिश्चित कर लिया कि यह आदमी पूरी तरह से कैद है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है, तो वह वेली की ओर मुड़ा और उसे बताया, बेटी, खुश हो जाओ, अब तुम अकेली नहीं रहोगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे संप्रदाय का है। वह तुम्हें जानता था, इस बार तुम्हारी बदौलत हमने एक बड़ी मछली पकड़ी है। ये सुनकर वेली ने उस आदमी पर एक अच्छी नजर डालने की कोशिश की, हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि नेता का पीछा करने वाले नौकर ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि वह उसे खुश करने का प्रयास कर रहा था। हाँ नेताजी, हमने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसके पास 8 सितारा आत्मा है। मुझे यकीन है कि उसका संप्रदाय उसके लिए अच्छी रकम देने को तैयार होगा। नेता ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपने अधीनस्थ को सही करते हुए कहा, केवल उसका संप्रदाय ही नहीं, अन्य संप्रदाय भी उसके लिए भुगतान करने को तैयार होंगे। हे, फिर वह पीछे मुड़ा और आदेश देते हुए जाने लगा, इस कोठरी को एक बार फिर से बंद कर दो, मैं जाकर 10 संप्रदायों को हमारी मांगे भेजूंगा। हाँ नेताजी, ये कहकर नौकर ने एक बार फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अपने काम पर चला गया। उनकी बातचीत से वेली को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि यह आदमी कौन है, और अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने उसके चेहरे पर एक नजर डालने की कोशिश की। अभी बेहोश होने के कारण एशन का सिर नीचे झुका हुआ था और परिणामस्वरूप उसका चेहरा वेली से छिपा हुआ था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वेली ने एशियन के जागने का इंतजार करने का निर्णय लिया और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। खटखट खटखट। एशन को होश में आने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसकी बेड़ियां हिलने से खनकने की आवाज आने लगी थी। इस शोर ने वेली का ध्यान खींचा और वह चिल्लाए, भाई एशियन, क्या आप ठीक हैं? एशन ने कराहते हुए अपनी दृष्टि धुंधली करते हुए पूछा, यह आवाज, क्या यह आप हैं बहन वेली? वेली ने सिर हिलाया, हाँ भाई एशन, यह मैं हूं। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन लोगों ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया? उसने पूछा। एशन ने अपनी दृष्टि साफ करते हुए वेली की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर वेली पर पड़ी, उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है बहन वेली, मैं तुम्हें पा गया। लगता है मेरी योजना काम कर गई। वेली ने उसके कथन से हैरान होकर उलझन भरे भाव से पूछा, योजना? कौन सी योजना? एशन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए शर्मिंदा होकर उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि आप पूरे दिन संप्रदाय में वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं चिंतित हो गया और आपको खोजना शुरू कर दिया। बाद में मुझे एक महिला शिष्य से पता चला कि आप आत्मा जानवरों के घने जंगल में गए थे और वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने वहां गया, जहां मेरी मुलाकात काले वस्त्रधारी उन आदमियों से हुई जो मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे शक था कि इन्हीं लोगों ने तुम्हें अगवा किया है, इसलिए मैंने उनसे तुम्हारे बारे में पूछा। चूंकि वे मुझे पकड़ने में आश्वस्त थे, उनमें से एक की जबान फिसल गई और उसने कहा कि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए मैंने उन्हें मुझे पकड़ने दिया और अब मैं यहाँ हूँ। वेली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने पूछा, लेकिन आप मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों करेंगे? हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं और हम इतने करीब भी नहीं हैं, तो आप मेरे लिए इस तरह खुद को जोखिम में क्यों डालेंगे? एशन ने गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे मेरी बचपन की दोस्त की याद दिलाती हो। वह भी तुम्हारी तरह खुशमिजाज और मासूम थी। तुम्हारा चेहरा भी उससे मिलता जुलता है। मैं बस खुद को तुम्हारी चिंता करने से नहीं रोक पाए। वेली एक पल के लिए खुद को खो बैठी जब उसने एशन की खूबसूरत मुस्कान और उसके प्रति उसकी सच्ची परवाह को देखा। उसे उसकी कहानी वाजिब लगी, क्योंकि वह समझ सकती थी कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा होगा।
अगर कोई उसे उसकी बहन की याद दिलाता तो वह भी उसके करीब महसूस करती। अब अतीत पर विचार करने के बजाय उसने इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया कि वह अपनी स्थिति से कैसे बाहर निकले। इसलिए आशा भरी आंखों से ऐशन की ओर देखते हुए विली ने पूछा, भाई ऐशन, चूंकि तुम अपनी इच्छा से पकड़े गए हो तो तुम्हारे पास यहाँ से भागने की कोई योजना अवश्य होगी, है ना? ऐशन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल बहन वेली, पहले मुझे ये देखने दीजिए कि मुझे यहाँ से भागने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। वेली की अभिव्यक्ति प्रसन्न हो गई, हालांकि उसने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी भाई ऐशन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और ऐसा अभिनय करने लगा जैसे वह अपने आसपास के वातावरण और खुद को कैद करने वाली बेड़ियों का निरीक्षण कर रहा हो। ये सब दिखावा था क्योंकि ऐशन ने ही वेली को बंद करने के लिए इस कोठरी को चुना था। ये कोठरी फीनिक्स पंथ संप्रदाय से बहुत दूर थी और उसे यकीन था कि इतनी दूर तक कोई भी उसे महसूस नहीं कर पाएगा। ये कक्ष वास्तव में एक गुफा के अंदर बनाया गया था जो चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ था। यद्यपि वे आत्मिक पशु के घने जंगल की बाहरी परत में थे, तथापि वे किसी भी संप्रदाय की सीमा से बहुत दूर थे। अपहृत पीड़ितों को रखने के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान था। थोड़ी देर बाद ऐशन ने निरीक्षण करना बंद कर दिया और वेली को बताया, बहन वेली, मुझे भागने का रास्ता मिल गया है। वेली ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा, यह क्या है? लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते हुए ऐशन ने अपनी आत्मा की शक्ति को अपनी बांह पर लगाया और पूरी ताकत से हथकड़ी खींचकर उसे तोड़ने का प्रयास किया। ट्रैक ट्रैक, धीरे धीरे जैसे जैसे ऐशन ने बल बढ़ाया, बेड़ियों में दरारें दिखाई देने लगीं और कुछ ही समय में तोड़ना बेड़ियां टूट गईं, जिससे ऐशन के हाथ मुक्त हो गए। इसके बाद उसने भी इसी तरह अपने पैर मुक्त कर लिए। वेली, जिसने ये दृश्य देखा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अगर उन बेड़ियों को तोड़ना इतना आसान था तो वह अभी तक यहाँ क्यों फंसी हुई थी? स्थिति को न समझते हुए उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? ओह, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं अब एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक हूँ। ये बेड़ियां शरीर परिवर्तन क्षेत्र के लिए हैं, इसलिए मैं इन्हें आसानी से तोड़ सकता हूँ। वेली की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने पूछा, आप नवजात आत्मा क्षेत्र में आगे बढ़ गए? ऐशन मुस्कुराया और उसने भी उसकी बेड़ियां तोड़नी शुरू कर दी, फिर बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही। अब ये खबर उसके लिए चौंकाने वाली थी। उसके नजरिए से ऐशन ने कुछ हफ्ते पहले ही अपनी साधना शुरू की थी और वह पहले से ही एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक था। भगवान जाने कितने समय से वह शरीर परिवर्तन के क्षेत्र में थी। तोड़ना, जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी, ऐशन ने उसकी बेड़ियां तोड़ दी और वेली को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। उसने उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों से अपनी आंखें मिलाते हुए उसने सुझाव दिया, चलो चले। वेली ने अपना संयम पुनः प्राप्त करने के बाद सिर हिलाया। ऐशन कोठरी की सलाखों की ओर बढ़ा और उनकी मजबूती को देखने के लिए उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जब वह ये सुनिश्चित कर लेता है कि यह सामान्य धातु से बना है, तो वह अपनी अंगुलियों को मुट्ठी में भींच लेता है और अपने पहले कौशल मार्शल फिस्ट का प्रयोग करता है। उसकी हड्डियां सख्त हो गईं और उसकी आत्मा की शक्ति उसकी मुट्ठी में प्रवाहित हो गई, जैसे कि एक अजगर के मुंह की आकृति उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक अलौकिक रूप में प्रकट हो गई। धमाका, उसने सलाखों पर हमला किया, जोरदार विस्फोट हुआ और उसके बाद उस जगह पर एक बड़ा छेद हो गया जहां मुट्ठी लगी थी। वेली, जिसने हमले के पीछे की शक्ति को देखा, अपनी आंखें चौड़ी करके आश्चर्य से देखने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने खुद से पूछा, ये कौन सा कौशल था? मुझे यकीन है कि यह हमारे संप्रदाय से संबंधित नहीं है। हालांकि उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि उनके पास आते कदमों की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। ऐशन ने वेली की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित किया। वे दोनों गुफा के प्रवेश द्वार पर काले वस्त्र पहने पुरुषों से मुठभेड़ से पहले छेद के माध्यम से कोठरी से बाहर निकल गए। वे कैसे भाग गए? क्या वे कैद नहीं थे? काले वस्त्र पहने एक आदमी ने पूछा। हमारे पास इस बात पर चर्चा करने का समय नहीं है कि वे कैसे भागे, पहले उन्हें पकड़ लें। आक्रमण करना, ये चिल्लाते हुए काले वस्त्र पहने लोग वेली और ऐशन की ओर दौड़े। ऐशन का चेहरा शांत था जबकि वेली घबरा रही थी। ऐशन ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखा। जब उसने उसे कंधे से पकड़ लिया, उसे अपने करीब लाया और उसके कान में फुसफुसाया, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अध्याय 27। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बच पाओगे? मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है।
ऐशन ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखा जब उसने उसके कंधे को पकड़ा और उसे अपने करीब लाते हुए उसके कान में फुसफुसाया, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वेली को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, उसने सिर्फ सिर हिलाया। ऐशन द्वारा इस तरह संरक्षित होने पर उसका दिल धड़क उठा। हालांकि ऐशन ने अपनी उंगली बीच वाले व्यक्ति के घुटने की ओर उठाई, जो इन फिंगर ब्लॉसम बीम फायर करने से पहले उनके सबसे करीब था। उसकी उंगली से ठंडे अंधेरे की एक केंद्रित किरण निकली जो पीछे आड़ू के छोटे छोटे फूलों की पंखुड़ियों का एक निशान छोड़ गई। किरण काले वस्त्र पहने व्यक्ति के घुटने में घुस गई, जिससे उसमें एक छेद हो गया। उस आदमी की सारी शक्ति खत्म हो गई थी, उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं और वह एक धमाके की आवाज के साथ बेहोश हो गया। इस दृश्य को देखकर लगभग सभी लोगों की पुतलियां भय और अविश्वास से चौड़ी हो गईं कि क्या हुआ था। कदम वेली को अपनी बाह में लेकर ऐशन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसकी आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में गूंज उठी। ऐशन के सामने केवल 5 काले वस्त्रधारी पुरुष थे, जिनमें से एक ऐशन के कौशल से बेहोश हो गया था। अब ऐशन के कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद काले वस्त्रधारी लोग सावधानी से एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। कदम ऐशन ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जबकि काले वस्त्र पहने लोग एक कदम पीछे हट गए। चूंकि काले वस्त्र पहने पुरुषों के मन में उथल पुथल मची हुई थी, इसलिए उन्होंने कुछ देर तक ऐशन के पास जाने से मना कर दिया तथा उसे आगे आने दिया। थोड़ी देर बाद ऐशन गुफा से बाहर निकला और उसे बड़े बड़े पेड़ों से भरा दृश्य दिखाई दिया। काले वस्त्र पहने हुए वे लोग भी कुछ शांत हो गए थे, क्योंकि उनमें से एक ने ऐशन पर झपट्टा मारा ताकि उसे पकड़ सके। ऐसा ही एक दृश्य सामने आया जहां इस व्यक्ति के घुटने में भी छेद कर दिया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। इस कार्रवाई से ऐशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी उसके पास आएगा उसे उसके हास्यास्पद कौशल का सामना करना पड़ेगा। ऐशन आगे बढ़ते हुए वेली के कानों में फुसफुसाया, गति कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए ऐशन ने अपने कदमों की गति बढ़ा दी, जबकि काले वस्त्रधारी पुरुषों ने उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। जब ऐशन गुफा से कुछ दूर निकल आया तो आसपास का वातावरण खुला था और वह भागने में सफल हो गया। वह चिल्लाया, अब जैसे ही उसने वेली के साथ मिलकर काले वस्त्र पहने लोगों से बचने के लिए अपनी चाल कौशल का प्रयोग किया। काले वस्त्र पहने लोग उन्हें भागते देखकर अचंभित रह गए और चिल्लाने लगे, उनका पीछा करो और नेता को भी इसकी सूचना दो। 3 में से 2 व्यक्ति एशियन के पीछे चले गए, जबकि दूसरे व्यक्ति ने हवा में लाल धुआं छोड़ा। हवा में लाल धुआं देखकर ऐशन ने वेली की ओर मुंह करके सुझाव दिया, हमें जल्दी से इन आदमियों को भगाना होगा, और भी आदमी जल्द ही आएंगे। वेली ने एशियन की गति के साथ चलने का प्रयास करते हुए सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद कुछ चक्कर लगाकर और बड़े पेड़ों की आड़ में छिपकर ऐशन और वेली ने उनका पीछा कर रहे 2 लोगों को झटक दिया। जब उनका पीछा करने वाले लोग कहीं दिखाई नहीं दिए तो वेली ने ऐशन के पास जाकर पूछा, भाई ऐशन, क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें अपने संप्रदाय तक पहुंचने के लिए किस दिशा में बढ़ना चाहिए? ऐशन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दिशाएं जांचने के लिए पेड़ों पर चढ़ सकता हूं। वेली की आंखें आशा से चमक उठी जब उसने सिर हिलाया। ऐशन अपनी नजर में सबसे बड़े पेड़ पर चढ़ गया, अपना सिर दाएं बाएं घुमाकर सभी दिशाओं में देखने लगा। इसके बाद वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और वेली का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी बोला, हमें भागना होगा। वे लोग अपने नेता और अन्य साथियों के साथ इस ओर आ रहे हैं, हम पकड़े नहीं जा सकते। वेली ने एशियन के पीछे चलते हुए सिर हिलाया, हालांकि वह एक बात से उलझन में थी। उसने ऐशन को उस कौशल का उपयोग करते देखा था जिसके द्वारा वह अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल एक उंगली से गिरा सकता था, तो वह भाग क्यों रहा था? क्या उसे उन लोगों को पीटना नहीं चाहिए और उन्हें धमकी नहीं देनी चाहिए कि वे उसे अपने संप्रदाय का मार्ग बता दें? हालांकि उसने उन सवालों को बाद के लिए रख लिया जब वे उन लोगों से बच निकलेंगे। 1 घंटे की भागदौड़ के बाद ऐशन को एक छोटी सी पहाड़ी पर एक गुफा मिली, और चूंकि वह उस पहाड़ी के दूसरी तरफ थी जहां से वे आए थे, इसलिए उसे ढूंढना आसान नहीं था। इसके अलावा वह झाड़ियों के पीछे पूरी तरह छिपी हुई थी। यदि यह गुफा उसकी योजना में शामिल न होती और उसे इसके बारे में पहले से पता न होता, तो ऐशन को इसकी जानकारी न होती। उसकी ओर इशारा करते हुए ऐशन ने राहत भरे भाव से सुझाव दिया, बहन वेली, हमें उस गुफा में छिप जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वे लोग हमें वहां नहीं ढूंढ पाएंगे। वेली उस दिशा में चली जिस ओर एशियन ने इशारा किया था और उसकी नज़र झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपी गुफा पर पड़ी। पहले तो वह आश्चर्यचकित हुई, लेकिन जल्द ही सहमति में सिर हिलाते हुए उसने अपनी मधुर आवाज में कहा, बहुत बढ़िया सोच भाई एशियन।
मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो चले, ये कहते हुए एक विनम्र मुस्कान के साथ एशन और वेली गुफा में प्रवेश कर गए। इस गुफा में पहले एक भूरा भालू रहता था, हालांकि एशन ने अपनी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे पहले ही मार दिया था। वेली के दृष्टिकोण से यह एक परित्यक्त गुफा थी। अब जब वे सुरक्षित स्थान पर थे तो वेली ने अपने मन में चल रहे सवाल पूछने का निर्णय लिया। भाई एशन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कम समय में इतने शक्तिशाली हो जाओगे। लगता है 8 सितारा आत्मा होना वाकई कुछ खास बात है ना? एशन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया, बहन वेली, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं है। मैं तो बस कुएं का मेढक हूं। ये सुनकर वेली खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सकी। यदि आप कुएं में मेढक हैं तो मैं क्या बनूंगी? हालांकि बाहर से उसने एक उलझन भरी अभिव्यक्ति बनाते हुए पूछा, भाई एशन, क्या आपके उस कौशल के साथ आप अकेले ही काले वस्त्र वाले उन लोगों को नहीं मार सकते थे? तुम क्यों भागोगे? उनके समूह में मूल क्षेत्र में कोई नहीं है, इसलिए उन्हें हराना आपके लिए आसान होगा। ये सुनकर एशन मन ही मन मुस्कुराया, पकड़ लिया। हालांकि बाहर से उन्होंने गंभीर भाव धारण करते हुए अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया और समझाया, नहीं बहन वेली, उस कौशल का अब और उपयोग नहीं किया जा सकता और उस कौशल के बिना मैं उन सभी काले वस्त्रधारी पुरुषों को हराने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। उसका कारण सुनकर वेली को उसके कौशल के बारे में और अधिक जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, भाई एशियन, आप उस कौशल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्या इसका उपयोग करने के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता है? एशन ने सहमति में सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ बहन वेली, इस कौशल को येन फिंगर ब्लॉसम बीम कहा जाता है। इसके इस्तेमाल के लिए येन ऊर्जा की जरूरत होती है। मेरे पास जितनी भी येन ऊर्जा थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब जब तक मैं कहीं से येन ऊर्जा हासिल नहीं कर लेता, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वेली ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए समझने के लिए सिर हिलाया और फिर पूछा, तो भाई एशन, आप येन ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो मदद कर सकती है? मेरे पास भी कुछ थी, लेकिन अपहरणकर्ता उससे ले गए। एशन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं बहन वेली, सामान्य जड़ी बूटियों से प्राप्त येन ऊर्जा पर्याप्त नहीं है। मुझे एक किरण छोड़ने के लिए सैकड़ों हजारों जड़ी बूटियों से येन ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। कुछ उच्च स्तरीय जड़ी बूटियां हैं जिनमें बड़ी मात्रा में येन ऊर्जा होती है, हालांकि उन्हें अवशोषित करना संभव नहीं है क्योंकि बड़ी मात्रा में येन ऊर्जा मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। कौशल पुस्तक में केवल एक ही विधि का उल्लेख किया गया है जो मुझे सुरक्षित रूप से पर्याप्त येन ऊर्जा प्रदान कर सकती है। ओह, वह तरीका क्या है? वेली ने उत्सुकता भरी आंखों से पूछा और सुनने के लिए आगे झुकी। महिलाओं से येन को अवशोषित करना, यही विधि है, एशन ने बिना किसी शर्म के लापरवाही से उत्तर दिया। क्या? वेली ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर चिल्लाया, फिर शर्मिंदगी के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। थोड़ा शांत होने के बाद उसने ये पुष्टि करने के लिए कि उसने जो समझा था वह सही था, पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें वह काम करना होगा जो लोग शादी के बाद करते हैं, है ना? एशन ने सिर हिलाकर अपनी शंका की पुष्टि की। ठीक है, वेली ने एशन से कुछ दूरी पर एक चट्टान पर बैठते हुए धीमी कर्कश आवाज में कहा। उसका मन कल्पनाओं और प्रश्नों से भरा हुआ था। क्या उसका मतलब यह है कि मुझे उन अपहरणकर्ताओं से बचने के लिए उसके साथ ऐसा करना होगा? लेकिन क्या मैं उसे पसंद करता हूं? खैर, वह सुंदर है और मजबूत भी है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह क्षण उसके मन में बार बार घूमने लगा जब एशन ने फुसफुसाते हुए कहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा। इसके अलावा उसका सुंदर चेहरा उसकी ओर मुस्कुराकर देखने से भी उसके धड़कते दिल को शांत करने में मदद नहीं कर रहा था। इस समय वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि एशन के बारे में वह क्या महसूस करती है। वह उससे नफरत तो नहीं करती थी, पर प्यार भी नहीं करती थी। वह उससे कुछ दिन पहले ही मिली थी, इतने कम समय में वह उसके प्यार में कैसे पड़ सकती थी? इसलिए अपने धड़कते दिल को शांत करते हुए उसने अपना फैसला भाग्य पर छोड़ दिया। हाँ, अगर वे काले वस्त्रधारी लोग आसपास हैं और हम उन्हें हराए बिना बच नहीं सकते, तो मैं अपनी येन ऊर्जा से भाई एशन की मदद करूंगा, लेकिन हो सकता है कि वे हमें ढूंढ न पाएं और हम भाई एशन के कौशल की आवश्यकता के बिना बच निकल सकें। इस बीच एशन एक चतुर मुस्कान के साथ जानता था कि वह क्या सोच रही थी, जैसा कि उसने खुद से सोचा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बच सकते हो? मैंने सब कुछ योजनाबद्ध कर रखा है। अध्याय 28, तुम्हें मेरा शिकार मिल गया। गुफा के अंदर एशन और वेली ने काले वस्त्र पहने लोगों की गुफा से गुजरने और उनकी खोज में आगे बढ़ने का इंतजार किया।
इससे ऐशन और वेली को विपरीत दिशा में भागने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपहरणकर्ताओं को गुमराह कर सकेंगे। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने बाहर से वस्त्रधारी पुरुषों के नेता की चिल्लाने की आवाज सुनी। उन चीखों को सुनकर ऐशन और वेली गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े और फिर छिपते हुए बाहर के दृश्य को देखने लगे। उन्हें ढूंढो, मैंने बी वेली के शरीर पर एक स्थान तावीज रखा था। मुझे लग रहा है कि वे इसी इलाके में कहीं छिपे हैं। उन्हें ढूंढो, नेता ने चिल्लाते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया। ऐशन और वेली की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने सुना कि वेली के शरीर पर एक स्थान तावीज है। ऐशन भयानक गति से वेली के करीब आया और बोला, मुझे माफ कर दो बहन वेली, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ये कहते हुए ऐशन ने ताबीज की तलाश में अपने हाथों से उसके शरीर को छूना शुरू कर दिया। जब ऐशन ने वेली के शरीर के विभिन्न स्थानों को छुआ तो उसके पूरे शरीर में एक अज्ञात सनसनी फैल गई। उसके मजबूत हाथों ने उसके कंधों को, फिर उसकी कमर को और अंत में उसकी लंबी टांगों को पकड़ लिया। अपने पूरे शरीर पर उसके हाथों को महसूस करते हुए वेली ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, ऐशन को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए, भय ऐशन, वाय आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ताबीज खोजूंगी। हालांकि ऐशन इस मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया, नहीं बहन वेली, हमारे पास वह सुविधा नहीं है। हमें जल्दी करनी होगी। ऐशन अपने पिछले जीवन में कई महिलाओं के साथ रह चुका था और वह महिलाओं के शरीर की अधिकांश कमजोरियों को जानता था। वह उन बिंदुओं को धीरे से छू रहा था जिससे वेली के शरीर को यह अज्ञात आनंद महसूस हो रहा था। वेली की पतली और चिकनी कमर पर अपना हाथ फेरते हुए ऐशन धीरे से कुछ बिंदुओं को दबा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ताबीज ढूंढ रहा हो। अपने शरीर में इस अज्ञात आनंद को महसूस करते हुए वेली ने अवचेतन रूप से धीमी कराहें निकाली। क्यों? मुझे सिर्फ उसके स्पर्श से ही ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इस सुखद एहसास का आनंद लेते हुए उसने सोचा। हालांकि जल्द ही ऐशन रुक गया और वेली के सामने सीधा खड़ा हो गया। उसने उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। अपने शरीर पर उसकी नजर महसूस करते हुए वेली ने अपने चेहरे से, जो इस सारे आनंद के कारण लाल हो गया था, पूछा, क्या हुआ भाई ऐशन? आप क्यों रुक गए? उसका प्रश्न सुनकर ऐशन ने उसके मासूम और सुंदर चेहरे को देखा और उत्तर दिया, बहन वेली, यह आपकी कमर, कंधे, पैर या चेहरे पर नहीं है, तो केवल 2 क्षेत्र बचते हैं। फिर भी क्या मुझे आपको वहां छूना चाहिए? उसने बहुत खोजा था पर ताबीज नहीं मिला था और अब वह उसके पवित्र स्थानों को छूने की अनुमति मांग रहा था। वेली, जो उस आनंद को फिर से अनुभव करना चाहती थी, अपने सही दिमाग में नहीं थी क्योंकि उसने धीमी, शर्मिंदा आवाज में जवाब दिया, जैसा आपने कहा, हमारे पास समय नहीं है। बस करो। वेली कुंवारी थी जिसने अब तक किसी पुरुष के स्पर्श का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह अभी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकती थी। ऐशन ने सिर हिलाया और वेली के पीछे जाकर उसकी पीठ को छूने लगा। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई जब उसके हाथ धीरे धीरे वेली की छाती तक पहुंचे। ऐशन द्वारा अपनी छाती को छूने की प्रत्याशा ने वेली को और अधिक उत्साहित कर दिया। ऐशन भी धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी बगलों और शरीर के किनारों से होते हुए आगे की ओर ले जा रहा था। उसे ये दिखाना था कि वह ताबीज खोज रहा था, इसलिए उसके हाथ वेली के शरीर से कभी नहीं हटे। उसने अपनी हमेशा की तरह सफेद रेशमी पोशाक पहन रखी थी जो उसके शरीर को कसकर ढक रही थी और इससे दोनों के लिए यह अनुभव और भी अधिक सुखद हो गया। वेली की पसलियों से गुजरते हुए ऐशन के हाथ धीरे धीरे वेली की छाती के निचले हिस्से तक पहुंच गए, जहां मांस के 2 ढेर बेसब्री से उसके स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन टीलों के ऊपर की चेरी इस एहसास का स्वाद लेने के लिए सख्त और संवेदनशील थी। धीरे धीरे उसके दोनों हाथ वेली की छाती पर चले गए। उसी समय जैसे ही ऐशन के हाथों ने वेली के स्तनों को छुआ, उसके मुंह से एक हल्की कराह निकल गई। धीरे धीरे ऐशन ने उन खरबूजों को हल्के से दबाया, जिससे वेली ने एक और हल्की कराह निकाली। फिर उसके हाथ उसके पवित्र नेत्रों से खेलने लगे, कभी वह उन्हें दबाता, कभी सहलाता और कभी उन नेत्रों से जुड़ी चेरी को चुटकी से पकड़ता। वेली के शरीर को पहले के आनंद से अतुलनीय आनंद महसूस हुआ, क्योंकि जब भी ऐशन उसके स्तनों के साथ कुछ करता तो वह कई बार कराहें भरती थी। आनंद आनंद भर उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं, जबकि रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण उसका शरीर गर्म हो रहा था। अपने स्तनों के साथ मस्ती करने के बाद ऐशन का दाहिना हाथ उसके पवित्र स्थान की ओर बढ़ने लगा जो अभी गीला था। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर से होते हुए, उसके श्रोणी से होते हुए उसकी छोटी बहन को पकड़ लिया, जिसके वीर्य से रस निकल रहा था। उसकी गुफा उन सभी पिछली संवेदनाओं के कारण संवेदनशील थी, इसलिए इस तरह से पकड़े जाने पर वेली जोर से कराह उठी।
आंधक, हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। अपने दाहिने हाथ को चलाते हुए एशन ने धीरे से उसकी पैंटी के अंदर प्रवेश किया और अपनी मध्यमा उंगली की नोक से उसके प्रवेश द्वार को रगड़ने लगा। आनंद घग इस बीच उसका बायां हाथ उसके कोमल स्तनों से खेलता रहा और जी भरकर उन्हें सहलाता रहा। एशन ने शरारत से मुस्कुराकर उसकी उत्तेजित योनि को छुआ। वेली का शरीर फिर से कांपने लगा और जल्द ही उसका तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। वेली जोर से कराह उठी। हालांकि एशन ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया क्योंकि उसकी उंगली उसकी योनि में घुस गई थी। जब एशन ने देखा कि वह एक उंगली से सहज है तो उसकी दूसरी उंगली भी उसमें प्रवेश कर गई। फिर उसकी 2 उंगलियां वेली की चूत के अंदर कहर बरपाने लगीं। हर बार जब वेली का शरीर थोड़ा सा हिलता तो एशन उस जगह को अपने दिमाग में नोट कर लेता और उसके अंदरूनी हिस्सों को छेड़ना जारी रखता। एक विशेषज्ञ की तरह एशियन ने मात्र 5 मिनट में उसकी कई कमजोरियों का पता लगा लिया। हालांकि वेली के लिए ये 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट नहीं थे क्योंकि उस समय उसकी आंखें बंद थीं और वह भारी सांसें ले रही थी। ये बिल्कुल अवास्तविक था। जैसे जैसे एशन की उंगलियां उसकी गुफा को टटोलती रहीं, वेली के शरीर में आनंद की लहरें उमड़ती रहीं। हर एक स्पर्श से एक नया झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वह 7वें आसमान पर थी। ये कैसा एहसास है? कोई चीज इतनी अच्छी कैसे लग सकती है? वह मन ही मन सोच रही थी। हालांकि मानो एशन ने उसके विचार सुन लिए थे और वह उसके निष्कर्ष को नकारना चाहता था, उसकी तीसरी उंगली भी उसकी गुफा में प्रवेश कर गई। फिर इन 3 उंगलियों ने एक साथ उन सभी कमजोर बिंदुओं को छेड़ा जो एशन ने खोजे थे और वेली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके शरीर में आनंद की एक और अतुलनीय लहर दौड़ गई और उसका शरीर कांप उठा। वह खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए और जोर जोर से कराहने लगी। अभी उसकी गुफा से अनियंत्रित रूप से रस रिस रहा था और उसके खरबूजे एशन द्वारा किसी खिलौने की तरह खेले जा रहे थे। इन सभी संवेदनाओं के एक साथ आने और उसके शरीर में दौड़ने से उसका दिमाग थोड़ा धुंधला हो गया क्योंकि उसकी दीवारें सख्त हो गईं, उसका रस बन गया और फुहार वह आए और अगले 30 सेकंड तक आती रही। यह उसके जीवन में अब तक का सबसे अच्छा अनुभव था। खुशी से अभिभूत होकर वह ताबीज के बारे में लगभग भूल ही गई। हालांकि एशन यहाँ था जिसने उसके शरीर की तलाशी लेने का नाटक करते समय उसके कपड़ों में चतुराई से एक ताबीज रख दिया था। इसलिए उसने उसे उसके कपड़ों से निकालकर वेली को दिखाया, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ ऐसी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखो बहन वेली, मुझे ताबीज मिल गया है। मुझे इसे जल्दी से नष्ट करने दो। ये कहते हुए उसने ताबीज को फाड़कर अपने संप्रदाय के कौशल से जला दिया। वेली उस अनुभव के कारण कांप रही थी जिससे वह अभी अभी गुजरी थी, जब वह ये देखने के लिए प्रवेश द्वार पर गई कि क्या काले वस्त्र पहने लोग चले गए हैं। हालांकि उसकी उम्मीद के विपरीत उसने उन्हें बाहर खोजते हुए देखा। उन्हें ढूंढो, मेरा लोकेशन। ताबीज से कनेक्शन टूट गया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे पहले सुना होगा। वे आसपास ही होंगे। ये सुनकर वेली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एशियन की ओर देखते हुए पूछा, अब हम क्या करें भाई एशियन, लगता है वे यहाँ से नहीं जाएंगे और उन्हें ये गुफा ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगता है हमारे पास मेरे हुनर पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यही एक रास्ता है। वेली का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि बाहर से उसने चिंतित भाव से पूछा, क्या हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है? एशन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है कि इन लोगों से बचने का यही एकमात्र रास्ता है। वेली का शरीर उन शब्दों से उत्तेजित हो गया। आनंद अभी भी उसके मन में था, जो अभी उसके निर्णय को प्रभावित कर रहा था। इसलिए उसने एशन को सिर हिलाकर कहा, तो चलो भाई एशन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम सचमुच इससे सहमत हो? वेली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जब आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? एशन ने इस भाव से सिर हिलाया जैसे उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि अंदर से उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और वह खुद से सोच रहा था, पकड़ लिया तुमने मेरा शिकार।